Welcome friends to the next session of Modern Indian History Lectures. Today we are gonna have a good look at Government of India Act 1935 and Netaji Subhash Chandra Bose. Okay, so hope you all are excited. Let's start our work for the day. So let us understand the Government of India Act 1935. ये समझने से पहले हमें उसका पूरा पावर स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, तभी जाके पता चलेगा कि व्हाट द GOI Act 1935 वाज अबाउट टू चेंज. ओके, सो सबसे ऊपर पावर की हायरार्ची में आते थे द ब्रिटिश गवर्नमेंट, द पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन. उनके नीचे थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विच वाज द ऑफिस मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858. ओके, इट वाज हेडक्वार्टर्ड इन लंदन. ओके, उसके नीचे थे वाइसरॉय एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की ऑफिस विच वाज इन इंडिया. ओके, नाउ इसके नीचे जो चेंजेस थे दैट वाज प्रपोज्ड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट. ओके, सो एक होगा फेडरल लेजिस्लेचर, आज की डेट में अगर हम देखने जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट, और दूसरा होगा स्टेट प्रोविंशियल काउंसिल्स मतलब स्टेट गवर्नमेंट्स. फेडरल लेजिस्लेचर के दो पार्ट कर दिए गए थे. सबसे पहला द अपर हाउस, टुडेज काउंसिल ऑफ स्टेट्स और राज्यसभा एज वी ऑल नो, एंड द अदर इज लोअर हाउस द फेडरल असेंबली. इन टुडेज टाइम इट इज नोन एज लोकसभा. ओके, अब स्टेट्स का जो स्ट्रक्चर था वो आज की डेट से वो भी बहुत ज्यादा सिमिलर था. प्रोविंशियल काउंसिल्स और असेंबलीज में डिवाइड कर दिया गया था. प्रोविंशियल काउंसिल्स टुडेज द स्टेट लेजिस्लेचर विधानसभा, एंड प्रोविंशियल काउंसिल्स आर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स. कुछ स्टेट्स में इंडिया में आज भी है. ठीक है, अब प्रोविंशियल काउंसिल्स जो इस एक्ट के अंदर बनी थी वो थी आसाम, बंगाल, बिहार, बॉम्बे, मद्रास एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस. एज यू कैन सी they were very large provinces, so that's why they were given provincial councils. और जो manageable थी उनको दी गई सारी provincial assemblies. तो आप देखेंगे कि आज की डेट से ये जो स्ट्रक्चर है GOI Act 1935 का बहुत ही ज्यादा मैच करता है. जी हाँ, the main reason is the single largest source of our constitution was the Government of India Act 1935, and from the duration of 1947 to 1950 our nation was governed under GOI Act 1935. अब इंटरेस्टिंग बात, फेडरल लेजिस्लेचर कभी भी इंडिया में बन नहीं पाया अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट बिकॉज इन 1939 वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्टेड, और उसके रेप्लिकेशंस की वजह से फेडरल लेजिस्लेचर का जो पूरा स्ट्रक्चर था इंडिया में कभी आ ही नहीं पाया. लेकिन स्टेट लेवल मतलब प्रोविंशियल लेवल पे इलेक्शंस हुए, वही आज हम देखने वाले हैं. ओके, सो अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इलेक्शंस वर हेल्ड. ओके, 1936-37 में इलेक्शन हुए और उसका फाइनल रिजल्ट फरवरी 1937 में आ गया था. ओके, मद्रास सेंट्रल प्रोविंस, बिहार, ओडिशा यूनाइटेड प्रोविंस, बंगाल प्रेसिडेंसी, आसाम, NWFP, बंगाल, पंजाब एंड सिंध, यहां पर इलेक्शंस हुए थे. फरवरी 1937 में फाइनल रिजल्ट्स आ गए. रिजल्ट्स में क्या फाइनल हमें से मिला? इंडियन नेशनल कांग्रेस INC स्वेप्ट द इलेक्शंस. ओके, 8 प्रोविंसेस में उनकी सरकार बनी. 3 एक्सेप्शन थे, बंगाल, पंजाब और सिंध. वहां पर भी कोएलिशन में वो एक बना पाए थे. ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फेल्ड टू फॉर्म एनी गवर्नमेंट इन एनी प्रोविंस. सो नाउ द नेक्स्ट स्टेप ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, कैन यू गेस व्हाट इट इज? हम नेक्स्ट लेक्चर में तो देखने ही वाले हैं, लेकिन अब जो AIML नेक्स्ट स्टेप लेगा उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन होगा. They failed to form government in a single province. पावर से वो टोटली अलग रहना पड़ा उनको. ठीक है, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज फाइनली रिजाइंड इन अक्टूबर 1939 in protest against Viceroy Linlithgow's action of declaring India to be belligerent. Belligerent मतलब a party in war in the Second World War.
without consulting the Indian people or the representative of Indian people. तो ऑलरेडी 11 प्रोविंसेस में इलेक्शंस करवाए आपने, लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुने, लेकिन लॉर्ड लिनलिथगो ने यूनिलैटरली डिक्लेयर कर दिया इंडिया इज एट वॉर विथ जर्मनी. सो दे फेल्ट अगर सारे डिसीजंस आपको ही लेने हैं तो व्हाई दिस इलेक्शन और ये पूरा फसाड क्यों कर रहे हो. ठीक है. So this was the final nail in the coffin, the Linlithgow announcement, and so the Congress minister resigned in 1939. Is that clear? आगे हमने कुछ छोड़ा था वो देखते हैं. There were two important facts which were left behind. First, कौन से nations में INC की गवर्नमेंट बनी थी? As you can see, okay, ये सारा रीजन जो आपको ब्लू कोडिंग में दिख रहा है, it was under the INC गवर्नमेंट. यूनियनिस्ट पार्टी पंजाब में बनाया था उन्होंने. नो इलेक्शन हेल्ड, देख पा रहे हैं आप ये एरिया, वहां पर इलेक्शन नहीं हुए थे. और ऑल द लाइट ऑरेंज शेडेड एरियाज आर द प्रिंसली स्टेट्स. ओके, सो दिस वाज द फाइनल जिस्ट ऑफ द आउटकम्स ऑफ द इलेक्शन held under GOI Act 1935. ओके, अब यहां पर देख लेते हैं. दिस इज अगेन अ बिग मैप. कांग्रेस की ये सारी गवर्नमेंट्स जो कांग्रेस ने बनाई थी थ्रू टोटल मेजॉरिटी कोएलिशन गवर्नमेंट्स, यहां पर देख पा रहे हो, मैंने आपको बोला था कोएलिशन में गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी. ओके, और फाइनली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट, ये बंगाल वाला रीजन, ये पंजाब वाला रीजन, एंड इंडियन स्टेट्स मतलब सारे प्रिंसली स्टेट्स इज राइट इन फ्रंट ऑफ योर आईज. इज दिस क्लियर? आई होप इट इज. ओके, लेट्स मूव ऑन. सो फाइनली अगर आपको चाहिए तो ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बंगाल, पंजाब, NWFP, सिंध, यूपी, बिहार, आसाम, बॉम्बे, मद्रास के सारे डेटा आपके सामने है. ओके, सो आई होप GOI Act 1935 क्या था, क्या प्रपोज कर रहा था, उसके आउटकम्स क्या है, और कांग्रेस ने क्यों रिजाइन कर दिया था. Linlithgow's unilateral decision to declare India a belligerent in war. Is that clear? So this will be all that we will require in GOI Act 1935. Okay, let's move on. So अब आते हैं लाइफ ऑफ नेताजी पे. वन ऑफ द मोस्ट पेट्रियोटिक पर्सन्स हु वर फॉट वेरी हार्ड फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया. ओके, सो ही वाज बोर्न इन ओडिशा इन द ईयर 1897. ही वाज अ वेरी ब्रिलियंट पर्सन, secured top ranks throughout his studies and universities. BA in philosophy was his educational qualification. He cleared ICS, okay, Indian Civil Services, in 1920 in England, but resigned. 1920 में उन्होंने ICS क्लियर आउट कर दिया था, लेकिन हमें पता है 1920 में इंडिया में क्या चल रहा था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत मूवमेंट. हम ऑलरेडी पहले के एक मॉड्यूल में बात कर चुके हैं. सो इफ यू आर नॉट एबल टू कनेक्ट इट, प्लीज जस्ट वॉच दैट लेक्चर फर्स्ट. ओके, सो ऑन April 23rd, 1921, after hearing India's freedom struggle under Mohandas Karamchand Gandhi ji, he resigned. He came back to India, and after that all his time was dedicated for the freedom struggle of India. Okay, so नेताजी जब पहले यहां पर आए थे, he was leader of young and radical groups within the INC. Okay, and after that he raised his stature in the party, and in 1938 and 39 he was elected as the president of Indian National Congress. तो एक जो जिस था नेताजी की लाइफ के बारे में, आई होप आपको पता चल रहा है. Excellent and a brilliant student, ICS clear kiya, so he was undoubtedly one of the sharpest mind in the market. After that he came back to India, joined INC, was leader in many radical wings within the INC. He raised his stature throughout 1920s and 30s and became the Congress president in 1938-39. Is that clear? During the period of 1921 to 41, he was imprisoned 11 times due to various
activities in which he was involved, including the non-cooperation movement and the civil disobedience movement. Okay. On the onset of Second World War, 1939 के आसपास की हम बात कर रहे हैं, he traveled to a number of countries. अब याद रखना नेताजी का जो famous escape था, he was under virtual house arrest. Okay, so to all those who don't know the great escape of Netaji, from Calcutta he fled to Peshawar, from Peshawar he fled to Moscow, from Moscow he fled to Berlin. He stayed in Berlin for almost 2 years. He met हिटलर ड्यूरिंग दैट ड्यूरेशन. आफ्टर दैट जब जर्मनी ने रशिया में थोड़ी बहुत पिटाई होना स्टार्ट हो गई, ही फ्लेड टू सुमत्रा आइलैंड्स. वहां से वो जापान गए. जापान एम्परर से मदद लेने के बाद ही वेंट टू अंडमान एंड निकोबार. वहां पर अपनी एक गवर्नमेंट उन्होंने एस्टैब्लिश की थी. एंड फ्रॉम देयर ही ट्राइड टू एंटर इंडिया थ्रू इम्फाल एंड कोहिमा, जहां पर फाइनली ही वाज डिफीटेड ड्यू टू मेनी सर्कमस्टेंशियल रीजंस. वो रीजन के अंदर हम नहीं जा रहे हैं. यू कैन डेफिनेटली डू योर रिसर्च ऑन इट. ओके, सो ही वेंट टू नंबर ऑफ कंट्रीज इंक्लूडिंग सोवियत यूनियन, जर्मनी, जापान, विथ वन पर्पस. घूमने तो गए नहीं थे. टू सीक अलायंस विथ ईच एंड टू अटैक द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इट वॉज सेड अबाउट नेताजी दैट ही वॉज इवन रेडी टू शेक द हैंड विथ डेविल इफ दैट मेंट independence for mother India. So you can see his level of patriotism was very high. His actions should always be judged on basis of what he wanted to achieve. क्या अचीव करना चाहते थे? भारत माता के लिए आजादी. ओके, लेटर जब वो फाइनली यहां पर आप देख सकते हो जापान पे जब पहुंच गए, जापानीज हेल्प के बाद he reorganized आजाद हिंद फौज और द as it is famously known इंडियन नेशनल आर्मी. अब इंडियन नेशनल आर्मी जो पूरी बनी थी वो एक्चुअली थे कौन? सोल्जर्स, प्रिजनर ऑफ वॉर. याद रखना, जापानियों सिपाहियों को जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से लड़ रहे थे उसको पकड़ लेते थे. अब वो सिपाही थे तो इंडियन ही. सो सारे पीओडब्ल्यू को नेताजी ने एक अम्ब्रेला में लाया और ही ट्राइड टू इनकल्कुलेट इन देम द फीलिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म इन विच ही वाज सक्सेसफुल. Okay, plantation workers और prisoner of war की मदद से he formed the INA from British Malaya, Singapore and other parts of Southeast Asia against the British force. तो ये पूरे एरिया में जो ब्रिटिशर्स के लॉयलिस्ट थे उनको अपनी तरफ टर्न किया, सोल्जर्स को अपनी तरफ टर्न किया and then he made a full-fledged army, INA, Indian National Army. Okay, I hope that is clear. Now, he formed Azad Hind government in exile. अंडमान एंड निकोबार में बनाई थी, मैंने आपको बताया था. And regrouped and led the Indian National Army. Along with Japanese army, they brought independence to Andaman and Nicobar Islands and came all the way till Manipur in India. But unfortunately, he was met with defeat. On August 23rd, 2007, Japanese PM Shinzo Abe visited the Subhash Chandra Bose Memorial Hall, which is situated in Kolkata. वहां पर ये, as you can see in the image, it is depicted. During his visit, Shinzo Abe साहब ने बोला था कि the Japanese people are deeply moved by the strong commitment that Subhash Chandra Bose had to lead the India's independence movement during the British rule. But unfortunately, he was unsuccessful. He established Azad Hind Radio. ही से मतलब सुभाष चंद्र बोस. आजाद हिंद रेडियो इन जर्मनी, आप यहां पर पूरा देख सकते हो. जर्मनी का फुल एक्सटेंट, जब वर्ल्ड वॉर 2 में सबसे ज्यादा उसके पास टेरिटरी थी. पोलैंड, पूरा नॉर्दर्न फ्रांस का एरिया, छोटे छोटे यूएसएसआर के जो बाद में बनने वाले हैं वो वाला एरिया वाज अंडर द टोटल ऑक्यूपेशन ऑफ जर्मनी. सुभाष चंद्र बोस, आजाद हिंद रेडियो और जर्मनी की पूरी स्टोरी, आई होप यू हैव नोटेड इट डाउन. Subhash Chandra Bose believed that Bhagavad Gita was a great source of inspiration for him और उन्होंने विवेकानंद की टीचिंग से भी काफी ज्यादा इंस्पायर हुए थे. So please do me a favor and tell me in the comment section which is one of the most famous saying of Swami Vivekanand. Okay, I'm waiting for your answer. Netaji Bose while in INC. तो अब यहाँ से प्रीलिम्स के लिए बहुत ही छोटे छोटे फैक्ट्स जो हमें मिलने वाले हैं वो आप ध्यान से सुनिए या नोट डाउन कर लीजिएगा. ठीक है. So 1922 में जब गांधी जी ने स्टॉप कर दिया था, अगेन पिछले मॉड्यूल में हमने कवर किया है पूरा चौरी चौरा का इंसिडेंट. इफ यू आर नॉट एबल टू रिकलेक्ट, प्लीज वॉच इट अगेन.
स्टॉप द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, बोस ने उसे नेशनल कैलेमिटी का नाम दिया था, which is again a very strong criticism of महात्मा गांधी जी. But again we have seen गांधी जी की पूरी फिलोसॉफी हमने समझी है डिटेल में, तो उन्हें क्रिटिसाइज करना सही या गलत, यू नो बेटर. ड्यूरिंग पीरियड ऑफ 1924 to 27, चित्तरंजन दास, इनका टाइटल था देश बंधु, और देश बंधु सिया दास एज ही वाज फेमसली नोन बिकेम मेयर ऑफ कलकत्ता, और उनके अंडर बोस वाज ग्रूम्ड पॉलिटिकली इन 1940 24 to 27. Bose became the CEO of Calcutta Corporation, but he was deported to Rangoon because he was involved in many revolutionary activities. In 1927, Bose returned to India, but Bengal Congress fell in disarray. क्यों? देशबंधु चित्तरंजन दास की दुखद अवसान हो चुका था ये ड्यूरेशन में, तो कांग्रेस का जो बंगाल का यूनिट था इट वॉज इन टोटल डिसएरे. नेताजी ने काफी हद तक उसको समेटने की ट्राई की थी. ओके, उसके बाद ही वॉज अगेन डिपोर्टेड ऑन कंडीशनल बेल. उनको मिली थी कि अगर इंडिया के बाहर रहेंगे तो ही कैन स्टे फ्री. सो ऑन हिज यूरोप टूर बोस ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी. अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रीलिम फैक्ट, द इंडियन स्ट्रगल. आप यहां पर उसका देख सकते हैं कवर. एंड सीक्ड हेल्प फ्रॉम यूरोपियन लीडर्स, बट यूरोपियन लीडर्स वर वेरी मच इंक्लाइंड towards the Britishers, so वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट तो नेताजी की मदद नहीं करने वाले थे, so he was arrested for this activity also. In 1934, when civil disobedience movement gradually warned off and Gandhiji withdrew it, and Gandhiji withdrew the CDM movement also and himself also from the politically active life. Bose called Gandhiji a failed political leader. Again, उसके सारे reasons why the movement worn down और why गांधी जी डिसाइडेड टू विड्रॉ द मूवमेंट हम आगे के मॉड्यूल में कवर कर चुके हैं. नेताजी बोस इज द प्रेसिडेंट ऑफ INC एट हरिपुर सेशन इन 1938. अगेन एन इंपॉर्टेंट प्रीलिम फैक्ट, जब नेताजी प्रेसिडेंट थे 1938 के सेशन के दौरान, उन्होंने नेशनल प्लानिंग कमीशन एस्टैब्लिश किया, और नेशनल प्लानिंग कमीशन का पूरा चार्ज दिया जवाहरलाल नेहरू जी को. ठीक है. 1939 में बोस was again elected as the president of INC in the त्रिपुरी सेशन. बोस के सामने इस वक्त खड़े रहे थे पटाभी सीतारमैया, who was the candidate of गांधी जी. बट लेटर, अब मिड टर्म में ही बहुत ही ज्यादा गांधी जी की तरफ से अपोजिशन बोस को मिला, सो नेताजी डिसाइडेड to withdraw or resign would be the better term to use. But गांधी जी के एक्टिव अपोजिशन के बाद बोस ने मिड टर्म में ही अपना रेजिग्नेशन दे दिया था, और उन्होंने INC में अभी तक क्विट नहीं किया. He was in INC when he formed the Forward Bloc and Kisan Sabha within the INC. तो as an elected president, due to displeasure of many senior Congress leaders, Bose was forced to give his resignation. He did it without any complaint कि कोई दिक्कत नहीं है, अगर पार्टी और देश का आगे कोई बेनिफिट हो रहा है, I am all in for it, और उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया. ओके, उसके बाद भी कांग्रेस को छोड़ा नहीं, कांग्रेस के अंदर रहे, और 1939 में दो यूनिट्स बनाए विद इन कांग्रेस. पहला था फॉरवर्ड ब्लॉक and second one was Kisan Sabha. Golden nuggets if you ask me for prelims. Finally, Lin Lithgow's announcement. Lin Lithgow की announcement से दो बातें बाहर आई. सबसे पहला, सारी कांग्रेस मिनिस्ट्रीज इन ऑल द प्रोविंसेस रिजाइंड, और दूसरा नेताजी का रिएक्शन. ओके, Lin Lithgow, another viceroy and governor general of India, announced that India is at war with Germany. Netaji Bose was placed under house arrest, but he escaped to Kabul and ultimately Berlin. उनका जो पूरा रूट है हम आगे की स्लाइड में कवर अप कर चुके हैं. ठीक है. अब वहां से उन्होंने आजाद हिंद रेडियो फॉर्म किया था, वो भी हमने कवर अप कर लिया था, जो फ्रॉम जर्मनी 1942. मीनवाइल, जब नेताजी ऑलरेडी जर्मनी में थे, कैप्टन मोहन फॉर्म्स INA विद द हेल्प ऑफ जापानीज आर्मी और इंडियन सोल्जर्स हु वर प्रिजनर्स ऑफ वॉर एट सिंगापुर. अब when the downfall of Germany began, अब मैंने बोला था आपको कि जर्मनी ने जब रशिया के फ्रंट खोल दिया, द ईस्टर्न फ्रंट ऑफ जर्मनी, तब fortunes for Germany started to decline. Okay,
तब नेताजी ने बोला कि नाउ जर्मनी वोंट बी एबल टू हेल्प मी गेट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया, सो ही डिसाइडेड टू मूव टू इंपीरियल जापान. ओके, नेताजी met Hitler and requested Hitler to transport him to Japan. Okay, so Japan 1942 World War II के दौरान कितना पूरा अपने टेंटिकल्स फैला चुका था. यू कैन सी इन दिस मैप चाइना का मंचूरिया और ईस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना, नॉर्थ ईस्टर्न, बर्मा वाला पूरा रीजन, मलाया वाला पूरा रीजन, डच ईस्ट इंडियंस का पूरा रीजन, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ न्यू गिनेवा वाज अंडर द ऑक्यूपेशन ऑफ जापानीज इंपीरियल आर्मी. I hope that is clear. In 1943, Netaji revives the Azad Hind Fauj with 60,000 Indians who were prisoner of wars and taken as prisoners by the Japanese army. INA marches along with Japanese soldiers and captures Kohima. ये भी हमने पहले बात की है. Captain Lakshmi Sehgal commanded the Rani Jhansi Regiment. Again, a very important prelim fact. Netaji ki INA के under there was Rani Jhansi Regiment and Captain Lakshmi Sehgal was the commanding officer. After India attained independence, she joined, मतलब she मतलब कौन? Captain Lakshmi Sehgal joined the Communist Party of India. So ये था छोटा सा पूरा overview regarding INA के जो prelim के हिसाब से आपके लिए important facts हो सकते हैं. अल्टीमेटली नेताजी ने कोहिमा और मणिपुर पे अटैक तो कर दिया था, लेकिन रॉयल एयरफोर्स और ब्रिटिश फोर्स ने नेताजी को रिट्रीट करने पे मजबूर कर दिया और इंडियन नेशनल आर्मी सरेंडर्ड. नेताजी रिट्रीट करके वापस जा चुके थे, लेकिन इंडियन नेशनल आर्मी के काफी सारे कमांडिंग ऑफिसर्स वर कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश आर्मी. द मेजर रोल वाज प्लेड बाय रॉयल एयर फोर्स. याद रखना, रॉयल इंडियन एयरफोर्स नहीं, ये रॉयल एयरफोर्स है, मतलब दे वर डायरेक्टली कमीशन फ्रॉम ब्रिटेन. ओके, इसका इंपॉर्टेंस क्या है वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर. रिन रिवोल्ट आरएफएल रिवोल्ट के बाद ही हुआ था, तो आरएफएल रिवोल्ट जो हम बाद में पढ़ने वाले हैं, सो आई एम नॉट स्ट्रेसिंग इट ओवर हियर. सो आईएनए सरेंडर्ड, फाइनली जापान आल्सो सरेंडर्ड एटॉमिक बॉम्बिंग्स के बाद ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी. टेल मी what was the name of the atomic bombs which were dropped on Japan? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है. 1945-46 नेशन वाइड स्ट्राइक फॉर रिलीज ऑफ INA प्रिजनर्स. अब याद रखना, ये जब पूरा हुआ, दे कैप्चर्ड अंडमान एंड निकोबार, दे कैप्चर्ड कोहिमा, तब तक एंटायर प्रेस वाज सेंसर्ड. किसी को पता ही नहीं था कि नेताजी क्या कर रहे थे. The only source of information was his radio telecasts, which was not accessible by all. So when the war was over, the Japanese surrendered, पूरी तरह से एक्सिस पावर की डिफीट हो चुकी थी. उसके बाद the British government decided to conduct the Red Fort trials, okay, to show the people of India that they are a superior power. But it backfired because the sympathy in mind of the people are now with Netaji and Indian National Army. So nationwide strikes for the release of INA prisoners was held during the Red Fort trials. In August 1945, Netaji Bose boarded a plane to Tokyo but died in a crash near Taiwan. At least official story यहां तक जाती है. नेताजी की डेथ कैसे हुई या डेथ वर्ल्ड वॉर II के बाद हुई थी भी कि नहीं, we don't know. Many documents are still classified. ओके, 1956 में शाहनवाज कमेटी बनाई गई थी. जो कमेटी के रिपोर्ट में था कि प्लेन क्रैश हुआ था. 1970 में जस्टिस खोसला कमीशन ने शाहनवाज कमेटी की बात को वापस कंफर्म कर दिया था, लेकिन जस्टिस मुखर्जी कमीशन का जो रिपोर्ट आया 2005 में, उसने बोला बोस डिड नॉट डाइड इन अ प्लेन क्रैश बट ही वुड हैव डाइड बाय नाउ ड्यू टू ओल्ड एज. तो जस्टिस मुखर्जी कमेटी said that Shah Nawaz report was not totally true. Okay, but the government of India rejected the Justice Mukherjee Commission report. Okay, whatever it is, उनकी डेथ कैसे हुई उसके ऊपर डिबेट करने से अच्छा है उनकी लेगेसी क्या थी उसको हमारे माइंड में हमेशा रखना. So great works and his contribution have been marked in the Indian history as an unforgettable event. Okay, this was the life of Netaji Subhash Chandra Bose. Thank you very much friends for being with me in this session. This session was brought to you by
ProTalent IAS Academy. Thank you very much.